नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी बीजेपी ने की तय। लोकसभा स्तर की जनसभाओं के लिए आदित्य कोठारी को बनाया है संयोजक। 29 मई को राज्य स्तर पर सीएम और प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रेस वार्ता। 20 से 30 जून तक घर घर संपर्क अभियान होगा शुरू। तो बता दें कि पीएम मोदी की 9 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में ये जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसमें अब तैयारी शुरू हो चुकी है। तमाम विभागों को अब बांट दिया गया है, तमाम तैयारियां अलग अलग लोगों को बांट दिए गए हैं और इसी संपर्क में आपको बता दें कि महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी अब बीजेपी शुरू कर दी है। 20 से 30 तक अब लगातार इसमें तैयारी आगे की जाएगी। जारी जानकारी के साथ अभी केंद्रों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, तैयारी शुरू हो गई है अब महाजनसंपर्क अभियान के लिए, और क्या कुछ तैयारी हो गई है? बिल्कुल, बीजेपी में महाजनसंपर्क अभियान की जो तैयारियां हैं वो इस समय जोरों पर पार्टी के नेताओं की जो प्रदेश पदाधिकारी है उन सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर तय हो चुकी है। कोशिश यही है कि महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर सके। लगातार कोशिश यही है, जो पार्टी में जो कार्यक्रम बनाए गए हैं वो सब उन्हीं चीजों को देखते हुए यहाँ पर बनाए गए। हर लोकसभा वाइज यहाँ पर कार्यक्रम तय किए गए, यानी जो बड़े नेता यहाँ पर आएंगे उनके हर लोकसभा में एक एक कार्यक्रम यहाँ पर तय किए जाएंगे ताकि उनके माध्यम से जनता को पार्टी संगठन के प्रति लामबंद किया जा सके। जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो उपलब्धि है उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि लगातार जो संगठन की जो गतिविधियां हैं उनको और तेज किया जा सके और उसके माध्यम से जो पार्टी की रीति नीति है वो आम जनता तक पहुंचाई जा सके। जनता को सीधे पार्टी के प्रति लामबंद करने के जो केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं, अभी तक जिन योजनाएं के जो योजना संचालित हुई उनसे जो लाभ लेने वाले जो युवक हैं या जो परिवार हैं उन परिवारों से सीधे संपर्क साधने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा महाजनसंपर्क अभियान में पार्टी के जो नेता होंगे वो अपने बूथ स्तर से इस कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। यानी हर बूथ पर जितने परिवार स्थित हैं उन परिवारों से संपर्क साधने का काम यहाँ पर किया जाएगा। चाहे वो परिवार किसी भी दल से संबंध रखता हो, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता उन परिवारों से मिलने का काम जरूर यहाँ पर करेगा ताकि जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां, राज्य सरकार की जो उपलब्धियां वो जन जन तक पहुँचाई जा सके और उसका लाभ बीजेपी को आगामी 24 का जो चुनाव है उस चुनाव में मिल सके। आदित्य कोठारी संयोजक बनाए गए हैं इस जनसंपर्क अभियान के लिए, तो और क्या कुछ जिम्मेदारी दूसरे लोगों को दी गई है? बिल्कुल, इसमें यह कह सकते हैं कि पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, उनको लोकसभा में होने वाले इन कार्यक्रमों का संयोजक यहाँ पर बनाया गया है। यानी लोकसभा में जो भी कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, किस नेता की रैली किस लोकसभा में आयोजित की जानी है, कौन से संगठन के कार्यक्रम वहाँ पर किए जाने हैं, उसको लेकर वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी और वो कार्यक्रम तय करने का काम यहाँ पर करेंगे। कोशिश यही है बीजेपी की कि चुनाव से पहले, चाहे निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उससे पहले संगठन को और मजबूत यहाँ पर किया जा सके और उस मजबूती के लिए जो पार्टी के नेता हैं उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। जी, अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो अहम जानकारी इस वक्त यही है कि जनसभाओं के लिए आदित्य कोठारी को बनाया है संयोजक और महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी अब बीजेपी तय कर रही है, बांटना शुरू कर रही है। और कांग्रेस मुख्यालय में देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, वाम दल, जनता दल, परिवर्तन पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों ने बैठक में प्रतिभाग किया। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि हमें बीजेपी के समाज को तोड़ने और नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। बनाने के आम आदमी को जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर सोचने का समय नहीं है। वो बच्चों की फीस, गैस की लाइन, आधार कार्ड की लाइन, फॉर्म भरना इत्यादि में उसका सारा समय बीत जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि पड़ोस में भी क्या हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम सब ने सोचा है कि हम लोगों में अवेयरनेस लाएंगे और जो भी मुद्दे आज हमारे डिस्कस होंगे उनको हम कल को आप लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं। 12 बजे हम सब लोग कल को यहाँ प्रेस करने वाले हैं और जो चीज़ों में आज हमारी सहमति बनेगी उन चीज़ों को हम आपके सामने कल प्रस्तुत करेंगे।
कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी विनोद सुयाल का कहना है कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर में विकास की लंबी श्रृंखला तैयार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का बड़ा निर्णय। 3 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर ये निर्णय लिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में 47 अभ्यर्थियों को किया गया है डिबार। 47 अभ्यर्थियों पर 5 साल के लिए लगाया गया है प्रतिबंध। 47 में से 46 अभ्यर्थी हरिद्वार के हैं और 1 अभ्यर्थी देहरादून जिले का है। तो अहम जानकारी, 3 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पेपर लीक मामले में 47 अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है, जिसमें से 46 अभ्यर्थी हरिद्वार के बताए जा रहे हैं और 1 देहरादून का। तो 47 अभ्यर्थियों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। 47 में से 46 अभ्यर्थी हरिद्वार के हैं और 1 अभ्यर्थी देहरादून का है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये बड़ा निर्णय निकल के सामने आया है, जहां पे आपको बता दें कि उन्होंने निर्णय लिया है कि 3 साल पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को लेकर ये निर्णय लिया गया है, जिसमें से डिबार किया गया है और 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। और बिजली उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था की यूपीसीएल ने बिजली कटौती से बचाने के लिए की है व्यवस्था। नियामक आयोग से 600 मेगावाट बिजली खरीदी की गई है। बता दें, मई में 220, जून में 440 मेगावाट बिजली खरीद की मंजूरी मिली है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। व्यवस्था सुगम होती हुई नजर आ रही है। नियामक आयोग ने व्यवस्था की है, इसमें 600 मेगावाट बिजली खरीदी गई है उनके तरफ से। यूपीसीएल ने बिजली कटौती से बचाने के लिए ये व्यवस्था की है। तो नियामक आयोग से 600 मेगावाट बिजली खरीदी गई है। मई में 220, जून में 440 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी मिली है। तो वहीं काली पट्टी बांधकर काम करेंगे राज्य के मिनिस्ट्रियल। बता दें, मिनिस्ट्रियल कर्मी मांगे पूरी ना होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आंदोलन का किया है ऐलान। मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो कार्मिक कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होंगे। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि काली पट्टी बांधकर अब मिनिस्ट्रियल स्टाफ काम करेंगे। मांगों पर निर्णायक निर्णय अगर नहीं लिया गया है तो कार्मिक कार्य बहिष्कार के लिए वो बाध्य होंगे। तो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे राज्य के मिनिस्ट्रियल कर्मी। बता दें, उनका ऐलान है कि अब वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। मांगे पूरी ना होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे मिनिस्ट्रियल स्टाफ। मिनिस्ट्रियल कर्मी काम करने वाले हैं काली पट्टी बांध के। तो बता दें, मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने आंदोलन का ये बड़ा ऐलान किया है। उनकी तरफ से कहना है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो वो कार्य का बहिष्कार भी करेंगे और वो काम काली पट्टी बांध के भी करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां काली पट्टी बांधकर काम करेंगे राज्य के मिनिस्ट्रियल कर्मी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से ये आंदोलन का ऐलान हुआ है। उनकी तरफ से कहना है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही और इसके विरोध में वो काली पट्टी बांधकर काम करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा सत्यापन शुरू। पदों के लिए 29 मई से अभ्यर्थियों का सत्यापन करेगा शुरू।
सालवार मेरिट के आधार पर 2302 लोगों को एडमिट कार्ड होंगे जारी। बता दें 1564 नर्सिंग पदों के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभाग को सौंप दी जाएगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जुलाई तक मिलेंगे 1500 ज्यादा अभ्यर्थी। बता दें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने इसका सत्यापन किया है। जुलाई तक मिलेंगे 1564 नर्सिंग अधिकारी। सालावार मेरिट के आधार पर 2302 लोगों को एडमिट कार्ड जारी होंगे और 1564 नर्सिंग पदों के लिए लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो आज खुलेंगे महावेश्वर धाम के कपाट। द्वितीय केदार भगवान महादेवेश्वर के खुलेंगे कपाट। सुबह गोंडार गांव से धाम पहुंचेगी चल उत्सव विग्रह डोली। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि द्वितीय केदार भगवान माहेश्वर के कपाट खुलेंगे। सुबह गोंजार गांव से धाम पहुंचेगी चल उत्सव डोली। तो इससे पहले चारधाम की यात्रा भी लगातार चल रही थी। हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल चुके हैं और ऐसे में देखिए आज भी कपाट खुलने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि विग्रह डोली भी अब आगे निकल चुकी है। तो द्वितीय केदार भगवान के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसी के साथ आगे धीरे धीरे डोली निकलती हुई नजर आ रही है। सुबह गोंजार गाँव से धाम पहुंचेगी चल उत्सव विग्रह डोली। तो उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त सीआईडी इंस्पेक्टर अनिलेश मलिक ने रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष से जान माल का खतरा बताते हुए शासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूर्व राज्य मंत्री पर रेशम फेडरेशन के अध्यक्ष अजीत चौधरी ग्रीन पार्क कॉलोनी के कॉलोनिवासियों के साथ पिछले कई सालों से दबंगता करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं और आज ग्रीन पार्क के कॉलोनिवासी रिटायर्ड सीआईडी इंस्पेक्टर समेत बाकी लोगों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि अजीत चौधरी दबंग किस्म का नेता है और इसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण है। साथ ही अजीत ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देता है। लगातार अजीत चौधरी कॉलोनी में अपने दबंगई दिखाता है जिससे कॉलोनी वासी काफी भयभीत है। तो सभी कॉलोनी वासियों को भी ये शिकायत है कि दबंगई से लगातार परेशान कर रहा है। तो रेशम फेडरेशन का अध्यक्ष है अजीत और ये मामला निकल के सामने आया है जहां अजीत चौधरी की दबंगई का खौफ लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बागेश्वर उपचुनाव में स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार में फूट डालने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी विनोद सुयाल का कहना है कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर में विकास की लंबी श्रृंखला तैयार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से उनके प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं पड़ा कि उन्होंने चंदन रामदास जी के घर में भी झगड़ा पैदा कर दिया है, माँ और बेटू में झगड़ा पैदा करा दिया है, क्योंकि ये पार्टी डिवाइड एंड रूल की पार्टी रही है, अंग्रेजों की चमची पार्टी है और जो अंग्रेजों ने किया वही इन्होंने सीखा है। और आज उस घर में भी इन्होंने फूट डाल दिया, वहां माँ बेटू के झगड़े करा देंगे। बेटा कहता मैं लड़ूंगा, माँ से पार्टी करिए आप लड़िए। तो अब देखते हैं बागेश्वर चुनाव को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में नहीं है कि माननीय जो हमारे स्वर्गीय चंदन रामदास जी थे उनके द्वारा उस क्षेत्र के लिए जो विकास कार्यों की एक लंबी श्रृंखला तैयार की गई और जितने लंबे समय तक वो जन जन के बीच में लोकप्रिय थे, तो आज कांग्रेस के पास
जब प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा जो है तो अनर्गल प्रलाप करने पे लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है। राज्य हिमाचल में औद्योगिक और गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने को लेकर सरकार तमाम पहलुओं पर विचार अध्ययन के लिए गठित प्रदेश सरकार की समिति ने वहां के राजस्व, बागवानी और जनजातीय महकमों के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के नेतृत्व में माननीय वन तकनीकी शिक्षा मंत्री से देहरादून में शिष्टाचार भेंट कर इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हिमाचल में औद्योगिक हेम्प की खेती शुरू करने को लेकर की जा रही है कसरत के तहत उत्तराखंड राज्य के पूर्व के समेकित प्रयासों को इस अवसर पर व्यापक रूप से साझा किया गया। आपको बता दें कि जलवायु और भौगोलिक परिवेश में परस्पर समानता के मद्देनजर राज्यों की ओर से वानिकी को आजीविका से जोड़ने के बिंदुओं पर भी सविस्तार चर्चा हुई। समिति के सदस्यगण मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक चुराह डॉक्टर हंसराज, विधायक बंजार सुरेंद्र शौरी, विधायक शाहपुर केवल सिंह पठानिया, विधायक भरमौर डॉक्टर जनक राज, विधायक दंद्र पूर्णचंद ठाकुर भेंट के दौरान उपस्थित रहे। और आईटीबीपी कैंप गौचर के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी आंशिक रूप से घायल हो गए। उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में किया गया है रेफर। सामान्य उपचार के बाद रात में ही डिस्चार्ज किए गए हैं। तो अहम जानकारी, बीजेपी जिला अध्यक्ष चमोली रमेश मैखुरी आंशिक रूप से घायल हो गए हैं। आईटीबीपी कैंप पे ये दो वाहनों की टक्कर हो गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष चमोली रमेश आंशिक इस समय घायल हो चुके हैं। तो सामान्य उपचार के बाद से ही रात में डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। लेकिन जानकारी आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी जिला अध्यक्ष इसमें घायल हो चुके हैं। आईटीबीपी कैंप गौचर के पास दो वाहनों में टक्कर हुई है और चमोली रमेश मैखुरी आंशिक रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन गनीमत रही कि ज्यादा चोट उनको नहीं आई है। बता दें कि उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में उनको रेफर किया गया है। उत्तराखंड की कांग्रेस पार्टी में अभी भी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत नाम अब जमीनों की धोखाधड़ी में सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर फिर से संगठन स्तर पर कार्रवाई करने की मांग जोरों पर उठने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास भले ही संख्या दल बीजेपी की तुलना में कम हो, लेकिन कांग्रेस के भीतर जिस तरीके से संगठन स्तर पर नेताओं की आपसी गुटबाजी चल रही है, वह किसी भी दल के लिए सही नहीं कही जा सकती है। कांग्रेस में नया विवाद अब कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत का नाम जमीन की धोखाधड़ी में आने के बाद शुरू हुआ है, जिसके बाद संगठन स्तर एक बार फिर कार्रवाई करने की मांग उठाने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के नाम जमीनों की धोखाधड़ी में आने के बाद जहां कांग्रेस के घर में हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को एक और मौका कांग्रेस पर आरोप लगाने का मिल गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को इन सभी चीजों पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो जांच रिपोर्ट आती है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के जरिए एक नजीर पेश करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस में अगर सब कुछ ठीक होता है तो फिर आज कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर ज्यादा मारामारी होती है। अब ये कार्रवाई तो अध्यक्ष जी को करनी है, लेकिन जब तक जांच सामने नहीं आएगी तब तक क्या कहा जा सकता है। दूसरा जो एक होता है ना कि एक दुकान में बड़ा माल है, लेकिन कई जगह होता है कि सूट ना कपार से लट्ठम लट्ठा। कांग्रेस की स्थिति तो यही है। एक और इसी तरह से जैसा आपने बोला है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कोई। सिर्फ एक अगर टमटा जी को देख तो लगता है समझदारी आ रही है कांग्रेस के लोगों में। अच्छी बात है, समझदारी अगर आज से 15 साल 20 साल पहले आ जाती शायद हाल ना होते। बीजेपी को कांग्रेस पर वार करने का एक मौका और मिल गया। बीजेपी कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए कह रही है कि दूसरों पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली कांग्रेस का चेहरा फिर सामने आया है।
कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि उसका अपने महामंत्री संगठन के बारे में क्या स्टैंड है। छोटे छोटे मामलों में हाय तौबा मचाने वाली कांग्रेस को इस बार खामोश नहीं होना चाहिए। पुलिस की जांच में कांग्रेस नेता आरोपित पाए गए हैं और उनके खाते में जमीन के फर्जीवाड़े से हासिल रकम भी ट्रांसफर होने का दावा पुलिस की ओर से किया गया है। वैसे विवादों से घिरे संगठन के चेहरों को लेकर अब सियासत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से ही सवाल पूछ रही है कि क्या होगी अपने ही संगठन महामंत्री पर कार्रवाई। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।